Hey everyone, I welcome you all to my second lecture of the Constitution series, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। देखिए, इससे पहले हमने ये डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। चलिए, आज हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक ही चीज़ है या अलग अलग टर्म्स हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब हो जाता है कि एक कंट्री में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होना ही ज़रूरी नहीं है। भाई, बहुत सारी कंट्रीज़, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि बहुत सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड में ऐसी हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, बट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के हो जाने से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना ज़रूरी नहीं हो जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, वही चीज़ मैंने लिखी है, एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री में डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप का मतलब हो जाता है तानाशाही, ठीक है, तानाशाही। तो तानाशाही है वहाँ पे, और तानाशाही का मतलब ये हो जाता है कि वहाँ जो रूल कर रहा है, जो वहाँ पर तानाशाह है, जो वहाँ पर डिक्टेटर है, वो जो भी कह देगा उसकी बात ही कानून बन जाएगी, है ना, उसकी बात ही कानून बन जाएगी। भाई, फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी कंट्री में किसी कंट्री को रूल कर रहा हूँ और भले मैंने वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दिया है कि ठीक है, आप लोगों के पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, बट मैंने उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि मैं जो कह दूंगा उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, उससे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। तो बेटा, मेरी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन की असली स्पिरिट जो हम जानते हैं, और वो असली स्पिरिट क्या है, इक्वालिटी मिले, डेमोक्रेसी आए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या ये उस कंट्री में प्रमोट हो रही है जहां पर तानाशाही चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। सो इट कैन बी सेड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो पहला पॉइंट आप समझ पाए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाइना की बात करूं तो देखिए, चाइना में क्या कॉन्सेप्ट है, चाइना में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया में जुडिशरी है। क्यों है जुडिशरी? भाई, जुडिशरी के बहुत सारे काम हैं इंडिया में। क्या? एक तो वो हमको जस्टिस देती है, ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपने सुना होगा, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू मतलब अगर कोई भी कानून, अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगा तो हमारी जुडिशरी उस लॉ का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, ठीक है। भाई, आपने कानून बना दिया, बट क्या वो कानून सही है? क्या उस कानून में इक्वालिटी है? क्या वो कानून ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो, है ना? तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम चैलेंज कर सकते हैं उस लॉ को जो लॉ हमको परेशान कर रहा है, और जो लॉ बनाया किसने है? पार्लियामेंट ने बनाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो गया जुडिशियल रिव्यू का, है ना। बट आप देखिए कि चाइना में कॉन्स्टिट्यूशन है बट जुडिशियल रिव्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या आप ये बोलेंगे कि चाइना में कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है? नहीं, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। वहाँ पर असलियत में, असल में इक्वालिटी नहीं है। तो वही मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में समझाया है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिकग्नाइजेज दैट the need for government with power, but at the same time insists that limitations should be placed on those powers. Unlimited powers may lead to an authoritarian, oppressive government which jeopardizes the freedom of the people. देखो, सिंपल सी बात वो क्या कह रहा है, वो सिंपल सी बात आपसे ये कहना चाह रहा है कि ठीक है, खुद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी ये कहता है कि अगर किसी कंट्री में कोई गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट पे पावर होनी चाहिए। भाई, सिंपल सी बात है। अगर मुझे किसी कंट्री को रूल करना है, अगर मुझे किसी कंट्री को रूल करना है तो मेरे पास पावर का होना बहुत ज़रूरी है ना।
भाई अगर मेरे पास पावर टू कमांड है या पावर टू एग्जीक्यूट दैट कमांड है तभी मैं किसी कंट्री को रूल कर सकता हूँ। बट अगर मेरे पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है तो क्या मैं उस कंट्री के लिए लॉ बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। तो सिंपल सी बात ये है कि किसी भी कंट्री में पार्लियामेंट जो है, अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसपे दो पावर्स हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो पावर टू मेक लॉज, भाई वो कानून बनाने की क्षमता रखता है। पावर टू मेक लॉज, पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना सकता है, बट सिर्फ कानून बना देने से देश चल जाएगा क्या? नहीं। तो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर मैं कानून बना रहा हूं तो मैं उस कानून को एग्जीक्यूट करवाने की भी पावर रखता हूं। भाई आपको याद होगा जब हम स्कूल में हुआ करते थे, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो स्कूल में होंगे, तो देखो क्लास टीचर क्या करता था, क्लास टीचर अगर क्लास से बाहर जाता था तो मॉनिटर को, क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को या मॉनिटर को ये बोल कर जाता था कि कोई भी बच्चा अगर कोई भी न्यूसेंस क्रिएट करे, कोई भी शैतानी करे, तो तुम उसका नाम नोट कर सकते हो, ठीक है? यू कैन नोट डाउन हिज और हर नेम, और इसी के साथ साथ तुम चाहो तो उसको क्लास से बाहर भी निकाल सकते हो, या फिर क्लास से बाहर मत निकालना, मुझे बस उस बच्चे का नाम बता देना, मैं उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगी या निकाल दूंगा आने के बाद। तो देखो हुआ क्या, जो मॉनिटर है उसके पास दो पावर आ गई। क्या? पहली बात कि वो कानून बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पावर देके गया है टीचर। तो आपके पास पावर आ गई कि आप कानून बना सकते हो। क्या कानून बना सकते हो? कि कोई भी शैतानी नहीं करेगा, कोई भी न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेगा। अच्छा, सिर्फ पावर आ जाने से क्या लोग आपकी बात मान जाएंगे? नहीं, आपके पास एक और पावर है। आपने जो भी कानून बनाया है आप उस कानून को इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो, कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पनिश भी करवा सकता हूँ। सो पावर टू मेक लॉज, पावर टू एग्जीक्यूट दैट लॉ, पावर लॉ बनाने की और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने की, दोनों पावर मेरे पास है। तो वही आपको पॉइंट नंबर 2 समझाना चाह रहा है कि जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है वहां पर गवर्नमेंट पे पावर होती है, बट क्या पावर अनलिमिटेड होनी चाहिए कि जो बनाएगा हम वो कर देंगे? नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की असली पहचान ही यही है कि पावर तो है बट पावर लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो चाहे वो लॉ बना देगा। भाई अगर जो चाहे वो लॉ आप बना दोगे तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल करेंगे। और यही एक फीचर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि चाइना में एब्सेंट है। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, बट वहाँ की गवर्नमेंट पे इतनी एब्सोल्यूट पावर है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि चाइनीज़ मीडिया की रिपोर्ट्स अक्सर बहुत कम हमारे सामने आती हैं। भाई चाइना में भी बहुत सारा क्राइम होता होगा, बट आपने कभी सुना है क्या ये कॉमन है कि चाइनीज़ पॉपुलेशन में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे आंखों में आए या हमारे सुनने में आए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इसको फुली कंट्रोल करती है, यानी गवर्नमेंट पे अनलिमिटेड पावर है। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, और जिसकी वजह से हो क्या रहा है, वहाँ पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन चुकी है, वहाँ पर ऑप्रेसिव गवर्नमेंट यानी आपको दबाने वाली गवर्नमेंट बनी हुई है। वहाँ पे आपकी फ्रीडम वहाँ नहीं है। वही मैंने आपको सेकंड पॉइंट में समझाया है। सो आगे चलेंगे। देखिए, ओनली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री imposes limitation upon governmental power does a country have not only a constitution but also constitutionalism। वो यही बात बोल रहा है कि अगर किसी कंट्री में एक ऐसी गवर्नमेंट है जिस गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, भाई जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं वो, तभी हम ये मानते हैं कि किसी भी कंट्री में संविधान है और संवैधानिकता भी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। चलिए आगे देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज दैट ऑफ अ पॉलिटी गवर्न्ड बाय और अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट ordains essentially limited government and rule of law as opposed to arbitrary despotic। देखिए, despotic का मतलब होता है निरंकुश, यानी
जो हमारा मन आएगा हम वो करेंगे, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। तो इसका मतलब होता है डिस्पोटिक का निरंकुश। तो ये वही बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें बताता है, एक ऐसी पॉलिटी हमें बताता है जो हमें गवर्न करती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बट वहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट है, लिमिटेड पावर की गवर्नमेंट है। और वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? रूल ऑफ लॉ है। यानी सरकार बड़ी नहीं है, कानून बड़ा है, रूल ऑफ लॉ है वहाँ पे। अब आप रूल ऑफ लॉ की अगर बात करेंगे तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ की बात करता है। देखिए उसका रेफरेंस मैंने आपको यहाँ दिया है। आर्टिकल 14 बोलता है कि जो आपका स्टेट है, अब देखो स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आगे चल के, सारे आर्टिकल्स को कवर करेंगे, तब हम समझेंगे कि एक्चुअली स्टेट क्या होता है। बट अभी के लिए आप याद रखिए कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो इसका मतलब स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता है। इसका मतलब होता है एक पॉलिटिकल एंटिटी जिसमें सारी ही बॉडीज आ जाती हैं, चाहे आपकी लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर कुछ सब कुछ इसके अंडर आ जाएगा, दैट इज स्टेट। तो स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया जाएगा। आप देखो यहाँ क्या लिखा है, वर्ड्स पे फोकस करना है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो एनी पर्सन का मतलब हो गया चाहे वो सिटीजन है यानी यहाँ का नागरिक है, या नॉन सिटीजन है, गैर नागरिक है। भाई आप चाहे किसी भी कंट्री से हो या आप चाहे भारतीय हैं, यहाँ की गवर्नमेंट आपके साथ इक्वालिटी रखेगी, आप कानून के सामने इक्वल रहेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इसी के साथ साथ जो कानून है, जो लॉज हैं, उनका इक्वल प्रोटेक्शन यानी बराबर का संरक्षण आपको दिया जाएगा। आपके लिए कानून भी बराबर रहेंगे जब तक आप भारत की टेरिटरी में हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 है बेटा रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून से बड़ा कुछ नहीं है। और कानून क्या बोलता है? कानून बोलता है कि सब कोई बराबर है और कानून भी सबके लिए बराबर है। तो आर्टिकल 14 कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि इंडिया में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। यानी इंडिया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। Arbitrary power in the hands of any individual or institution, even if conferred by a constitutional document, is a negation of the concept of constitutionalism। भाई अगर किसी भी कंट्री को कोई एक ऐसा इंडिविजुअल गवर्न कर रहा है, चला रहा है, जिस पे सारी पावर है, जिसके बोले हुए शब्द को हम चैलेंज नहीं कर सकते, जो भी है वही है, तानाशाही है, तो भैया सिंपल सी बात यह है कि उस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं माना जाएगा, नहीं माना जा सकता। ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पॉइंट नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिजायर्स अ पॉलिटिकल ऑर्डर। भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर इन विच द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लिमिटेड। It is another name for the concept of a limited and for this reason a civilized government। भाई आप एक सिंपल सी बात समझो, आप किसी को भी अगर सिविलाइज्ड कहते हो, सिविलाइज्ड का मतलब क्या है? देखो सिविलाइज्ड का सिंपल सा मतलब होता है सभ्य, ठीक है, सभ्य। तो किसी को भी अगर आप सभ्य बोलते हो, यू आर अ सिविलाइज्ड पर्सन, आप एक सभ्य व्यक्ति हैं। तो आप कब बोलते हो? भाई सिंपल सी बात, जब वो एक रूल में रहता हो, जब वो एक एक तरह से लिमिटेड बिहेवियर रखता है अपना, है ना, रेगुलेटेड बिहेवियर है उसका। यानी ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ भी किसी को भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा। भाई अक्सर हमारे आसपास में ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, किसी का डर ही नहीं होता उन लोगों को। तो क्या ऐसे लोगों को हम कभी भी सिविलाइज्ड कहते हैं? नहीं कहते हैं। सो दैट सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू पॉइंट नंबर 4 कि जब भी हम बोलेंगे कि किसी कंट्री में संवैधानिकता है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ पर एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट है, वहाँ पर एक रेगुलेटेड गवर्नमेंट है।
द रियल जस्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड्स इट्स प्लेस इन हैविंग अ लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट अब आप समझ गए होंगे, एंड ऑफ रिक्वायरिंग दोज हु गवर्न टू कन्फर्म टू लॉज एंड रूल्स। भाई जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, उनकी पावर भी लिमिटेड है और गवर्नमेंट की पावर भी लिमिटेड है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।